अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। और हमारा ना आइसोमरिज्म में, स्टीरियो आइसोमरिज्म में या स्टीरियो केमिस्ट्री में हमारा जो यहाँ पे आज का लेक्चर है, ये है लेक्चर नंबर 12। और इस लेक्चर में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को शुरू करने जा रहे हैं। अब प्रीवियस 11 लेक्चर्स में मैंने आपको ऑप्टिकल आइसोमरिज्म विच इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ कॉन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म वो एक्सप्लेन की। उसके बाद मैंने कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म पे वीडियोस अपलोड की और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये बहुत 3 मैक्सिमम लेक्चर्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हमारा कवर हो जाएगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ कॉन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म। मैंने आपको बताया था आइसोमरिज्म जो स्टीरियो आइसोमरिज्म है वो 2 तरह की होती है। हमारे पास कॉन्फिगरेशनल होती है और कन्फर्मेशनल होती है, जो मैंने अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया। अब जो कॉन्फिगरेशनल है ये आगे फर्दर 2 तरह की होती है, उसमें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म है और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म प्रीवियस लेक्चर्स में कवर हो चुकी है। अगर आपने वो वीडियोस देखनी है तो इसी चैनल पे MWS केमिस्ट्री पे आपको वो सारे लेक्चर्स वीडियोस में मिल जाएंगे। तो आज से हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं इसकी स्टेटमेंट दूंगा, स्टेटमेंट के बाद हम बात करेंगे आगे। तो स्टेटमेंट मैं लिख देता हूं। जी तो स्टूडेंट्स, डेफिनेशन यानी स्टेटमेंट मैंने इसकी दे दी है। देखें, ये वो आइसोमरिज्म है जो अराइज होता है ड्यू टू डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स, जिनको हम कलेक्टिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कह सकते हैं। मतलब एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो ग्रुप ऑफ एटम होगा उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो डिफरेंट तरह की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज हैं। अबाउट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब ये क्यों होगा? क्योंकि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ये हमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन देता है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अब मतलब ये है कि जो हमारा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है रूम टेम्परेचर पे वो रोटेट नहीं करता। अब उसकी क्या वजह है पहले मैं ये बताऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कि साइक्लिक कंपाउंड्स में भी ये आइसोमरिज्म अराइज होता है। लेकिन नॉर्मली आप याद रखिएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जहां पे होता है ना, वहां पे ये आइसोमरिज्म हमें ज्यादा देखने को मिलता है। तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्यों होती है? इफ यू टॉक अबाउट अल्कीन्स, अल्कीन्स में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है ना। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज होंगी, ये किस तरह से होंगी ये मैं इसको थोड़ा इलेबोरेट करता हूं। देखो, यहां ये जो कार्बन है दोनों, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और यहां पे एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। तो स्टूडेंट्स याद रखना है, जो सिग्मा बॉन्ड है ये तो आपको पता है हमें, ये उनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है, यानी उनकी लीनियर ओवरलैपिंग से बनता है। तो सिग्मा बॉन्ड तो रोटेट कर सकता है, लेकिन जो पाई बॉन्ड है ये साइडवे या पैरेलल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से बना होता है। मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है ना वो डिवाइड हो जाता है, आधा ऊपर और आधा नीचे, यूं इस तरह से ये पाई बॉन्ड बना होता है। तो इससे क्या होता है, जब ये रोटेट करता है ना तो ये जो ओवरलैपिंग है ये डिस्टर्ब होती है और इस तरह से पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो हम इसको रोटेट नहीं करवा सकते, तो इसलिए यहां पे रोटेशन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, यानी नहीं हो पाती। तो वहीं पे ये आइसोमरिज्म अराइज होता है जिसको हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कहते हैं। एक तो ये कंडीशन है। अच्छा, एक और चीज ये होती है कि रूम टेम्परेचर पे पाई बॉन्ड को रोटेट करने के लिए इतने किलोजूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जो कि रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल भी नहीं होती। लेकिन अगर हम इतनी एनर्जी ले भी आए ना रोटेशन के लिए, तो पाई बॉन्ड ने रोटेट नहीं बल्कि ब्रेक हो जाना है। तो यही वजह है कि पाई बॉन्ड एक तो रूम टेम्परेचर पे इटसेल्फ ब्रेक होता भी नहीं है और रोटेट क्यों नहीं करता, क्योंकि रोटेशन के लिए एनर्जी 263 किलोजूल पर मोल हमें रिक्वायर्ड होती है। एक तो ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन डबल बॉन्ड की वजह से हो सकती है, और दूसरा साइक्लिक कंपाउंड्स में, साइक्लिक कंपाउंड्स में भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ही पाई जाती है। तो जहां कंपाउंड साइक्लिक होंगे वहां पे रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होगी, या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगी, जिसकी वजह से ये आइसोमरिज्म अराइज होता है, जिसको हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कहते हैं। तो यही मैंने स्टेटमेंट में लिखा। अब हम चंद एग्जांपल्स कवर करते हैं और फिर मैं आपको बताता हूं कि कहां कहां ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है। तो बहुत सिंपल एग्जांपल्स है जो स्टूडेंट्स आप इंटर लेवल तक भी पढ़ते रहते हैं, उन्हीं से हम इसको शुरू कर लेते हैं। देखें, इफ वी हैव 2 ब्यूटीन, ये हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है 2 ब्यूटीन। फिर मैं इस एग्जांपल के बाद फिर मैं आपको कंडीशंस बताऊंगा और फिर हम आइसोमरिज्म देखेंगे कि जो कार्बन के अलावा कंपाउंड्स हैं उनमें ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्या हो सकता है।
तो आंसर है यस, उसकी भी एग्जांपल हम कवर करेंगे। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि जो हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है ये साइक्लिक कंपाउंड में किस तरह से होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने इंटर लेवल पे एग्जांपल्स नहीं कवर की होती वो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, वो एटम्स होते हैं जो अदर देन कार्बन हों, जिनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पाया जाता है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे एग्जांपल होगी वो हमारे पास कंपाउंड जिसमें एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स हों, उनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कैसे होगा उस पर हम बात करेंगे। तो वीडियो को मुकम्मल आपने ज़रूर देखना है, 15 से 20 मिनट की ये वीडियो होने वाली है। तो देखें जी, हमारे पास अगर हम ब्यूटीन को बनाएं, 2 ब्यूटीन को, तो इसके हमारे पास 2 आइसोमर पॉसिबल होते हैं। ये आइसोमर में अगर आप चेक करो तो जो आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं, यानी एक जैसे ग्रुप्स, ये मिथाइल, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, तो आइडेंटिकल ग्रुप्स जो हैं वो कार्बन कार्बन के अराउंड सेम साइड पे मौजूद हैं। तो इस तरह के आइसोमरिज्म को हम सिस आइसोमरिज्म कहते हैं। ठीक है, तो ये सिस 2 ब्यूटीन हुई, इसको बोलेंगे सिस 2 ब्यूटीन। लेकिन अगर हमारे पास जो आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं ये ऑपोजिट साइड पे मौजूद होना, लाइक इस तरह से होते, मतलब ये मिथाइल ग्रुप इधर होता और ये मिथाइल ग्रुप नीचे होता, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, तो इसको हम ट्रांस 2 ब्यूटीन कहते हैं, ट्रांस 2 ब्यूटीन। तो स्टूडेंट्स एक बात तो आपको क्लियर कट याद रखनी है यहाँ पे, वो ये है कि जब भी हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की बात करेंगे ना, जब भी बात करेंगे तो आपने याद रखना है ये जो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है ना, ये वाला या ये वाला डबली बॉन्डेड कार्बन एटम, इसके साथ जो ये दोनों ग्रुप्स हैं, ये मैं कंडीशंस की बात कर रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशंस फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। सही है, तो आपके पास जो डबली बॉन्डेड कार्बन है इसके साथ दोनों ग्रुप्स डिफरेंट अटैच होने चाहिए। हम इसको ग्रुप नहीं कह सकते क्योंकि यहां पे ये ग्रुप नहीं है, ये तो सिंगल एटम है, ये ग्रुप ऑफ एटम है। तो हम इसके लिए एक वर्ड यूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज। तो जब भी हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में, तो हमारे पास जो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स हैं दोनों ही, उनके साथ दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज डिफरेंट होनी चाहिए। तो आप चेक कर सकते हो ये डिफरेंट है, यहां पे भी डिफरेंट है, इसी तरह इन 2 कार्बन्स को, तो तब इनकी रोटेशन रिस्ट्रिक्ट होने की वजह से ये जो आइसोमर्स हमारे पास हमें हासिल हो रहे हैं, इन दोनों को हम एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहेंगे। और इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होता है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज में भी और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में, दोनों में डिफरेंस होता है। तो इस बुनियाद पे हम इनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं और इनकी आइसोलेशन भी पॉसिबल होती, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे भी। तो पहली कंडीशन क्या हुई, देयर मस्ट बी 2 डिफरेंट, मैं यहां पे वही वर्ड अगेन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज अबाउट डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स। सही है, देयर मस्ट बी 2 डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज अबाउट डबली बॉन्डेड कार्बन एटम, जैसे कि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। दूसरी कंडीशन होती है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, यानी कार्बन कार्बन बॉन्ड या कार्बन के अलावा अगर हेटेरो एटम है कोई कार्बन के अलावा, तो उन 2 एटम्स की आपस में रोटेशन पॉसिबल ना हो, रिस्ट्रिक्ट करे। अब ये रिस्ट्रिक्शन 2 वजूहात की, 2 बेसिस पे हो सकती है। एक तो कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो या कोई कार्बन के अलावा एटम हो तो उसमें डबल बॉन्ड हो, और दूसरी चीज़ ये है कि वो कंपाउंड साइक्लिक हो, जैसे कि मैं पहले मेंशन कर चुका हूँ। देखें, यही वो 2 कंडीशंस हैं। तो इन कंडीशंस के साथ मैं एक एग्जांपल ऐसी लूँगा जिनमें से कोई सी एक कंडीशन फॉलो नहीं होगी तो वहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म भी अराइज नहीं होगा। वो एग्जांपल जो हम अब ले रहे हैं वो है 1 ब्यूटीन, और उसमें हम चेक करेंगे कि वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्यों शो नहीं करती। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम 1 ब्यूटीन की एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं और देखते हैं कि 1 ब्यूटीन जो है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्यों शो नहीं करती। तो अगर हम 1 ब्यूटीन को बनाए ना, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इधर हाइड्रोजन, इधर यूं हम इस ग्रुप को यूं लिखेंगे और यहाँ 2 हाइड्रोजन। सो दिस इज 1 ब्यूटीन एक्चुअली। अगर आप इस डबली बॉन्डेड कार्बन एटम को देखो तो इसके साथ दोनों जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज हैं वो सेम हैं। तो अगर हम इसको रोटेट कर भी लें, अब ये अगर ऊपर चला भी जाए तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बन सकता, क्योंकि इसके ऊपर जाने के बाद
अगर इस इथाइल ग्रुप को मैं ऊपर लिखता हूं और इस H को नीचे लिखता हूं तो इधर दोनों H सेम साइड पे आ रहे हैं, तो अब जैसे ही H नीचे रोटेट करके आएगा तो इस साइड पे वो नीचे आ जाएंगे। ठीक हो गया। तो लिहाजा ये एक दूसरे के कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेंगे, क्योंकि इसमें से एक कंडीशन फॉलो नहीं हुई कि डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ दोनों ग्रुप्स जो है वो डिफरेंट नहीं है। तो वो देखें आप, दो ग्रुप सेम आ गए। तो इसके अलावा अब हम मजीद एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में। देखें, सबसे पहले तो मैं वो अब आपको एग्जांपल्स दूंगा जिसमें एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स, वो एग्जांपल्स जिसमें एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स होते हैं। तो उसमें हमारे पास जो बेस्ट एग्जांपल है वो है 2,4 हेक्साडाइईन। 2,4 हेक्साडाइईन। अब ना ये इसमें बेसिकली दो डबल बॉन्ड्स हैं। तो अगर ऐसे कंपाउंड्स आ जाए ना जिनमें एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स हों, तो उसमें अगर हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की तादाद फाइंड करनी है तो हम 2n लिखेंगे, और यहाँ पे n नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हैं, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब इसका मतलब 2,4 हेक्साडाइईन, इसमें दो हमारे पास डबल बॉन्ड्स हैं, तो इसके आइसोमर टोटल 4 पॉसिबल हैं। अब आपने ये ड्रॉ कैसे करने, देखें, जब आप इनको ड्रॉ करोगे ना तो हमारे पास सिस भी बनेंगे और ट्रांस भी बनेंगे। और स्टूडेंट्स, ये सिस ट्रांस से बाहर जब हम आएंगे ना बेसिकली, तो हमारे पास जी और ई सिस्टम आएगा, जो हम थोड़ा आगे चल के उसको डिटेल में सीखेंगे। तो पहले हम इस एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो देखें, इसमें 6 कार्बन है, ये कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और ये वाला 6। तो एक ये कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड आ गया। देखिए, मैं इसको नंबरिंग कर देता हूँ। ये कार्बन नंबर 1 है हमारा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये वाला 6। तो कार्बन नंबर 2 के और इसी तरह 4 पे हमारे पास डबल बॉन्ड्स हैं। तो अब आप इसको चेक कैसे करोगे, ये है क्या बेसिकली। तो आपने ना इसको थोड़ा इस डबल बॉन्ड को ख़त्म कर देना है, इसको सोचें ये नहीं है। तो अगर आप इसको चेक करें, ये मिथाइल ग्रुप ऊपर की तरफ है और ये वाला मिथाइल ग्रुप नीचे की तरफ है। तो ये यहाँ है, हमें ट्रांस नज़र आ रहा है। अगर आपको ये ऊपर है और ये मिथाइल ग्रुप नीचे, तो ये ट्रांस नज़र आ रहा है। और अगर मैं इसके ऊपर हाथ रखूं तो यहाँ मिथाइल ग्रुप ऊपर की तरफ है डबल बॉन्ड के, और ये नीचे की तरफ, तो यहाँ पे ये हमें मिथाइल ग्रुप एक नीचे और एक ऊपर नज़र आ रहा है, तो ये भी ट्रांस है। तो इसको हम बोलेंगे ये ट्रांस आइसोमर है। सही है। तो इसी में अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं, देखें इस तरह। अब देखें, यहाँ ये कार्बन नंबर 1, ये 2, तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। इसमें भी सेम, अगर आप यहाँ हाथ रख के देखें तो एक मिथाइल ग्रुप ऊपर है, ये देखें, एक मिथाइल ग्रुप ऊपर और एक नीचे, तो ये ट्रांस है यहाँ से। लेकिन अगर ये हाथ मैं अपना यहाँ रख के देखूँ तो ये मिथाइल ग्रुप ऊपर है, ये भी ऊपर है, तो ये सिस है। ठीक हो गया। सॉरी, ट्रांस सिस है, ट्रांस, और नेक्स्ट ये सिस है, और आगे आपने 2,4 हेक्साडाइईन लिखना है। तो ये हमारे पास इसके 2 आइसोमर हुए, लेकिन मैंने बताया इसके टोटल कितने बनेंगे, 4। तो अभी मजीद हम 2 बनाते हैं। तो हम इसको कुछ यूं इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे चेक करो, तो इसको अगर मैं यहाँ पे हाथ रख के देखूँ तो ये वाला मुझे मिथाइल सेम साइड पे नज़र आ रहा है, ये भी सिस है। और यहाँ पे अगर देखें तो ये नीचे की तरफ मिथाइल, ये नीचे की तरफ अराउंड द डबल बॉन्ड, तो ये भी सिस। तो इसका सिस हुआ ये वाला। ठीक है। और आगे इसका नहीं। इसका आखिरी जो आइसोमर पॉसिबल हो सकता है वो ये होगा कि हम ये, अगर आप देखें यहाँ पे और यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, तो इसको अगर मैं चेक करूँ यहाँ पे हाथ रख के, तो ये दोनों मिथाइल ग्रुप सेम साइड पे, मतलब ये मैं हाथ रखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, अगर आपको नज़र आ रहा है तो यहाँ ये मिथाइल ये दोनों सेम साइड पे हैं, तो इससे सिस हुआ। लेकिन इसमें देखें ये नीचे और ये ऊपर की तरफ, तो ये ट्रांस है, तो हम इसको लिखेंगे सिस ट्रांस, है ना। तो ये हमारे पास इसका एक और आइसोमर। तो टोटल कितने बने, 1, 2, 3, 4। तो सेम इसी तरह हम यहाँ पे 2,4 हेक्साडाइईन की जगह 2,4 हेप्टाडाइईन भी एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाएगी। तो आई रिकमेंड कि आप ये वाली एग्जाम्पल कर लें और इसी तरह आप इसको बना सकते हैं। तो अभी तक इस लेक्चर में हमने सीखा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है क्या, सिस ट्रांस आइसोमरिज्म क्या होती है, कंडीशंस क्या हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की, और कुछ एग्जांपल्स वो कवर किए हैं जिसमें एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स आ रहे हैं। अब हम हेट्रो एटम्स की, जो कि 5 मिनट मज़ीद मुझे लगेंगे, सिर्फ 5 मिनट मुझे दे दें, तो जिसमें हम क्या अब एक्सप्लेन करेंगे। एक तो हम वो एग्जांपल्स लेंगे जिसमें हेट्रो एटम आ रहा है, ठीक हो गया, और फिर हम कुछ साइक्लिक कंपाउंड्स की बात कर लेते हैं।
तो देखें इसमें हम C6H5 फिनाइल ग्रुप है, यहाँ पे नाइट्रोजन, बल्कि यहाँ पहले आप कार्बन यूज़ करो, कार्बन के साथ यहाँ नाइट्रोजन जुड़ा है। अब इस कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा। अब यहाँ या तो OH हो सकता है, ये ऑक्साइम में यहाँ पे हमारे पास N के साथ OH ग्रुप है, और यहाँ पे आपको पता है लॉन पेयर है। लॉन पेयर इटसेल्फ एन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये भी एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो अब यहाँ कार्बन टू नाइट्रोजन हमें डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, तो क्या यहाँ पे भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा? तो दूसरा इसका आइसोमर जो पॉसिबल हो सकता है वो ये होगा फिर C6H5, यहाँ पे CH इस तरफ आ जाएगा, और यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ इसका OH ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे लॉन पेयर नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पे आप चेक करो OH और H सेम साइड पे मौजूद हैं, तो ऐसे आइसोमरिज्म में ना हम सिन और एंटी यूज करते हैं। अगर सेम साइड पे है, जैसे OH और H सेम साइड पे, तो हम इसमें सिन यूज करेंगे, सही है, और आगे इसका नाम, और इसमें हम एंटी यूज करेंगे। तो जब भी हेटेरो एटम आ जाए ना, तो स्टूडेंट्स आपने सिस या ट्रांस नहीं यूज करना, देन यू मस्ट यूज सिन और एंटी। तो ये हमारे पास वो कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बन के अलावा भी कोई एटम आ जाए और वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करें, तो ये वो एग्जांपल। तो स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल ले लेते हैं एजोबेंजीन की। एजो कंपाउंड में नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन हमारे पास डबल बॉन्ड होता है। तो एजोबेंजीन में अगर आप चेक करें तो नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन डबल बॉन्ड होगा, इस तरफ भी फिनाइल ग्रुप होगा, ये C6H5, और यहाँ पे भी C6H5, ये फिनाइल ग्रुप है। यहाँ पे लॉन पेयर है, इटसेल्फ एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही है। तो देखें अब इस कंपाउंड में ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये सेम साइड पे हैं, तो स्टूडेंट्स इसको क्या बोलेंगे? सिंपली यस सिन बोलेंगे, और आगे इसका नाम, और इसका दूसरा आइसोमर आप अब खुद बना लोगे, जो आई होप कि ये आपको क्लियर। अब हम साइक्लो कंपाउंड्स में आते हैं। साइक्लो कंपाउंड्स जो हैं, सही है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो साइक्लिक हैं, यानी साइक्लिक, आप चलो साइक्लिक वर्ड यूज़ कर लें। साइक्लिक कंपाउंड जो ऑर्गेनिक हैं उनमें ये सिस ट्रांस आइसोमरिज्म किस तरह से एग्जिस्ट करता है। तो इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास साइक्लोप्रोपेन की है। तो इसमें अगर हम यहाँ मिथाइल ग्रुप, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ मिथाइल ग्रुप और यहाँ हाइड्रोजन लगाएं, तो अगर हम नंबरिंग करें, ये कार्बन नंबर 1 2 तो 3, तो 1 और 3 पे बल्कि सॉरी नंबरिंग हम इस तरफ से करेंगे, सही है, ये उल्टा हो गया। इधर मिथाइल ग्रुप है तो दूसरा मिथाइल ग्रुप तो यहाँ से, तो ये 1 2 3 इस तरह बनेगा। तो हम इसको बोलेंगे 1 2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। अब बताएं ये सिस है या ट्रांस है? तो ये सिस है, क्योंकि मिथाइल ग्रुप सेम साइड पे आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे भी ना रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, ये रोटेट नहीं कर पा रहे। जैसे डबल बॉन्ड की वजह से रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होती है, तो यहाँ पे साइक्लिक रिंग की वजह से, जिसको हम एंगल स्ट्रेन कहते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। तो ये इसमें एक और एग्जांपल इसी का जो ट्रांस आइसोमर होगा वो ये बनेगा। अब आप इसमें देखें, ये ट्रांस इसका आइसोमर हुआ, तो इसमें आप चेक कर लो कि इसमें मिथाइल ग्रुप दोनों सेम साइड पे आ रहे थे, लेकिन इसमें क्या आ रहे हैं? ऑपोजिट साइड पे आ रहे हैं। तो एक साइक्लिक कंपाउंड की और हम एग्जांपल ले लेते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। लाइक अगर हम साइक्लोब्यूटेन में आ जाएं, साइक्लोब्यूटेन, सो हेयर विल बी दी साइक्लोब्यूटेन। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यहाँ हाइड्रोजन आ गया, और यहाँ पे भी ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ये हाइड्रोजन। तो आप चेक करो, नंबरिंग हम इधर से ही करेंगे, ये 1 2 फिर आगे ये 3 4 कार्बन होंगे, ठीक है। अब इसका क्या नाम होगा? इसका नाम होगा, एक तो ये सिस है, ठीक हो गया। हाँ, अब इसका नाम कैसे होगा? पहले साइक्लोब्यूटेन लिखोगे, जो IUPAC रिकमेंडेशन है, साइक्लोब्यूटेन, और हम लिखेंगे 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका IUPAC नेम है, कार्बोक्सिलिक एसिड, सही है। तो इसका ट्रांस आइसोमर अब आप कैसे बनाओगे? लाइक यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यहाँ H है, तो यहाँ हम क्या करते हैं? कार्बोक्सिलिक ग्रुप को नीचे बना देते हैं और H को ऊपर, तो ये इसका ट्रांस आइसोमर बनेगा। अब स्टूडेंट एक बात और याद रखनी है, जैसे हमारे पास ये इसमें तो सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं ना, अब जैसे साइक्लिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी आ जाए, ये हमारे पास साइक्लोप्रोपीन है, या साइक्लिक कंपाउंड में इस तरह डबल बॉन्ड आ जाए, तो अगर रिंग जो है, रिंग अल्कीन्स हैं, साइक्लिक अल्कीन्स हैं, और रिंग जो है वो 3 कार्बन से 7 कार्बन तक है, तो इसमें सिर्फ सिस आइसोमरिज्म पाया जाता है, ये स्टेबल होता है, इसमें ट्रांस नहीं होगा। लेकिन अगर साइक्लिक अल्कीन्स हैं और उनका रिंग 8 से ज़्यादा है,
8 से ज़्यादा है, जैसे साइक्लोऑक्टीन है, तो उनमें ज़्यादा स्टेबल जो आइसोमरिज्म है ये ट्रांस होती है, और ऐसा होता है उनके अंदर स्टेरिक स्ट्रेन की वजह से, जो हमने कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म में भी डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का इंट्रोडक्शन किया, एग्जाम्पल सिस ट्रांस देखा, फिर हमने देखा कंडीशंस क्या हैं, फिर हमने ये देखा कि एक से ज़्यादा अगर डबल बॉन्ड्स हों तो उनमें आइसोमरिज्म ज्योमेट्रिकल किस तरह से एग्जिस्ट करता है, और फिर लास्ट में हमने ये देखा साइक्लिक कंपाउंड में भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है तो वहाँ पे भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो सकता है। और लास्ट में मैंने आपको ये चीज़ बताई कि अगर साइक्लिकल कीन्स हैं तो 3 से 7 मेंबर्ड जो साइक्लिक रिंग हैं उनमें सिस ज़्यादा स्टेबल होता है और 8 से ज़्यादा वालियों में ट्रांस। अगर आपको ये लेक्चर समझ आ गया है, इसको लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा जिसमें हम अब इसमें 1 या 2 मैक्सिमम 2 लेक्चर्स होंगे जिसमें ये हमारा लेक्चर चैप्टर जो है वो वाइंड अप हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।